साथियों, हमारे साथ में डॉक्टर अजीत नवले जी हैं, जो अखिल भारतीय किसान सभा के महाराष्ट्र के महासचिव हैं। महाराष्ट्र में जो आपने काफ़ी बड़ा आंदोलन किया है, महाराष्ट्र के किसानों का बुनियादी समस्या क्या क्या है? जैसा कि हम जानते हैं, पूरे देश में कृषि संकट है। कृषि संकट के चलते सबसे ज़्यादा बुरी तरह प्रभावित राज्य पूरे देश में अगर कोई है तो दुर्भाग्य से वो महाराष्ट्र है। सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं देश के पैमाने पे हमारे महाराष्ट्र में होती है, क्योंकि सबसे बुरा प्रभाव कृषि संकट का महाराष्ट्र में पड़ा है। महाराष्ट्र को भी अगर हम देखते हैं तो उसमें भी विदर्भ और मराठवाड़ा का जो इलाका है, जो नॉन इरिगेटेड प्रकार की खेती का इलाका है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा किसानों की आत्महत्याएं होती है। किसानों की आत्महत्या का मुख्य कारण कर्जा है। कर्जा क्यों बढ़ा है? जो लागत मूल्य कृषि का है, वो जिन प्रकार की पॉलिसी सरकार द्वारा ली गई है, उसके चलते लगातार बढ़ रहा है। इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ना है, और दूसरी ओर किसानों की जो उपज है उसको मंडी में आप लेके जाओगे तो उससे जो मिलने वाली आमदनी है तो उसका लगातार घटना, इसके चलते लगातार अगली फसल खड़ी करने के लिए और अपनी उपजीविका भी चलाने के लिए किसानों को लगातार कर्जा लेना पड़ता है। पहले वाला जो कर्जा लिया उसका फिर से भुगतान करने के लिए भी फिर से कर्जा लेना पड़ता है। एक प्रकार का ट्रैप किसानों के संदर्भ में बन चुका है कर्जे का, और उस कर्जे के ट्रैप से बाहर निकालने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा। उसके कारण एक प्रकार की निराशा किसानों के बीच पनप रही है, और उसका नतीजा है कि किसान आत्महत्या कर रहा है। मुझे लगता है कि यही बड़ी समस्या महाराष्ट्र में और पूरे देश भर में किसानों के बीच है। एक और इनपुट कॉस्ट का बढ़ना, दूसरी ओर जो आमदनी है उसका घटते जाना, और उसके साथ जो इर्द गिर्द वाली भी समस्या है, जैसे कि पानी की समस्या, सिंचन की समस्या। जहाँ पे सिंचन की व्यवस्था है उस इलाके में कुछ हद तक किसानों को राहत मिलते हुए हमें देखने को मिलता है, लेकिन जहाँ पानी नहीं है खेती के लिए, वहाँ पे सिर्फ बारिश के पानी पे किसानों को अवलंबित रहना पड़ता है। एक या दो फसलें वो ले पाते हैं, उसमें भी जो फसलें वो लेते हैं उसके भी बचने के आसार लगातार ग्लोबल वार्मिंग और बाकी जो अनियमितताएं आ रही है उसके चलते बढ़ रही है। तो उसका भी एक प्रकार से नतीजा है कि नॉन इरिगेटेड इलाकों में ये संकट ज़्यादा गहराता नज़र आ रहा है। नैसर्गिक जो आपत्ति है, नेचुरल कैलामिटीज़ है, उसमें जो किसानों को नुकसान होता है तो उसमें एक प्रकार का प्रोटेक्शन किसान चाहता है, लेकिन उस बारे में भी सरकार की जो फसल बीमा योजना है तो उसका पूरे भारत भर में और महाराष्ट्र में भी हम महसूस कर रहे हैं कि वो कोई किसानों को राहत देने वाली योजना नहीं रही है। कॉरपोरेट को राहत देने वाली जो पूरा पैसा है और जो एक प्रकार से किसानों की ओर से और सरकार की ओर से प्रीमियम कलेक्ट होता है, उसका पूरा हिस्सा कॉरपोरेट कंपनियों की ओर जाए और किसानों को उसका कुछ भी न मिले, इस प्रकार से वो पॉलिसी डिज़ाइन है। तो इन सारी पॉलिसियों के चलते एक प्रकार से ट्रैप में किसान फंस चुका है, उससे निकलने का मार्ग नहीं दिख रहा। यही एक बहुत बड़ी समस्या किसानों के सामने है। अभी जो जैसे मिनिमम वेज है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है किसानों को, पैडी का, बाकी का, उसके अलावा कीटनाशक हैं, दवाइयाँ हैं, खाद है, इसकी सिचुएशन क्या है? मैंने जैसा कहा कि मूलतः ये जो इनपुट कॉस्ट का बढ़ना और आउटपुट कॉस्ट जो है, जो आमदनी है उसका घटते जाना, इसको अगर हमें ब्रेक करना है तो किसानों के पास क्या अल्टरनेटिव पॉलिसी होनी चाहिए। किसान सभा इसके संदर्भ में एक लगातार अल्टरनेटिव पॉलिसी की हिमायत करती आई है, और हम कह रहे हैं कि किसी भी हालत में इनपुट कॉस्ट को हमें घटाना पड़ेगा। अगर इनपुट कॉस्ट को अगर घटाना है तो जो लागत मूल्य बीज है, खाद है या बिजली है, जो भी चीज़ें हम बाजार से खरीदते हैं तो उस पर सब्सिडाइज उसको करना पड़ेगा। और एक सोशल जो इंटरवेंशन है, कॉरपोरेट से इसकी मक्तेदारी खत्म करते हुए एक सामाजिक उसमें हस्तक्षेप बने, सरकार का हस्तक्षेप बने, और बीज के, खाद के दाम किसी प्रकार से कम हो,
जिससे इनपुट कॉस्ट बढ़े। तो ये एक उपाय किसान सभा लगातार दोहराती है, उसका आग्रह पकड़ती आई है। दूसरा जो सेक्शन है वो किसानों की आमदनी बढ़ाने का है। उस संदर्भ में हम कह रहे हैं कि किसानों को अगर हमें राहत देनी है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो एक बहुत ही लोकप्रिय तरीके से किसानों के बीच मांग आ रही है, तो उसको हमें गंभीरता से लेना पड़ेगा। उसका जो थीम है वो यही है कि आप किसानों की लागत मूल्य को सही तरीके से मापो। C2+ की हम बात कर रहे हैं, जिसमें किसानों की इनपुट कॉस्ट को लेंगे, लेबर कॉस्ट जो है उसको भी लेंगे, और जो C2+ में बाकी की चीजें आती है, जैसे कि किसानों की खुद की खेती है उसका मुआवजा आप पकड़िए, बाकी सब चीजें पकड़िए, और कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट को ठीक मायने में आप कैलकुलेट करिए। उस पे किसानों की अपनी जिंदगी जीने के लिए जो खर्चा आएगा उसको आप ऐड करिए। हम कोई मुनाफे वाली बात नहीं कर रहे, हम किसानों के जो फैमिली है तो उसकी उपजीविका के लिए कुछ पकड़ना पड़ेगा, उसके लिए 50% उसमें आप जोड़िए, और C2+ 50% का एश्योरेंस कानूनी तरीके से किसानों को दीजिए। ये बहुत ही बुनियादी मांग किसान सभा, स्वामीनाथन आयोग और तमाम जो हितैषी किसान हितैषी संगठन है वो लगातार उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि उसको सरकार ने और पूरे समाज ने एक गंभीरता से लेना होगा। अगर वो करते हैं और इस प्रकार का कानून बनता है तो कृषि संकट से बाहर आने का अपने आप में एक पुख्ता मार्ग उससे जरूर निकल के सामने आने में मदद होगी। मेरा कहना है कि ये तो आपने पॉलिसी रिलेटेड बता दिया। फिजिकली सिचुएशन महाराष्ट्र का क्या है, कैसे पैडी है, क्या मिनिमम बेस पे खरीद हो रहा है, जो भी है अभी क्या वो इम्प्लीमेंट है? बिल्कुल आपने सही बात पूछी। केवल महाराष्ट्र की ये मसला नहीं है, सरकार जो जाहिर करती है, डिक्लेयर करती है कि ये प्राइस रहेंगे, वो हालांकि कम है, C2+ 50% नहीं है, जो भी है क्या वो किसानों को मिलते हैं? क्या उसके लिए कोई सिस्टम बनी है? तो बड़े खेत के साथ मैं कहूँगा पूरे देश भर में कुछ चुने हुए राज्य और उन राज्यों में भी कुछ चुने हुए किसानों को अगर आप छोड़ देंगे तो बाकी किसी को भी इस प्रकार का कोई एक प्रकार से प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि हमारे यहाँ मुख्य जो फसल है वो है सोयाबीन। क्या खरीद होती है सोयाबीन की? नहीं होती है। कपास है, क्या खरीद होती है सरकार की ओर से? नहीं होती है। दालें हैं अलग अलग प्रकार की, आप तिलहन लीजिए, ये सब चीजें हैं। सरकार बाकी अलग अलग देशों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वहां के किसानों को ज्यादा पैसा देंगे, लेकिन भारत के किसानों को, जहां पे सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हुई होती है, उस विदर्भ के किसानों को, महाराष्ट्र के किसानों को तिलहन के लिए आप पैसा नहीं दोगे। तिलहन के और जो अलग अलग दलहन है उसकी खरीदी आप सरकारी भाव में नहीं करेंगे, कपास की खरीदी आप नहीं करेंगे, आप सोयाबीन को अच्छे दाम देने के लिए वो खरीदी नहीं करेंगे। तो ये दुख जैसे महाराष्ट्र के किसानों का है, देश भर के किसानों का यही है। आप डिक्लेयर करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन आप इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, ये अपने आप में इस कृषि संकट को बढ़ाने का एक कारण जरूर बनता जा रहा है। अभी पूरे देश के अंदर बीजेपी जिस तरीके से सांप्रदायिकता फैला रही है, इससे भी बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा, आंदोलनों में बाकी जगह में मुद्दे से भटका देते हैं। महाराष्ट्र में क्या स्थिति है? बिल्कुल यही स्थिति है। जो बुनियादी मुद्दे हैं श्रमजीवी लोगों के, वो किसान हो, कारीगर हो या वर्कर हो, उनके बुनियादी मुद्दों को, विद्यार्थियों का, महिलाओं का, शिक्षा का लो, सुरक्षा का लो, इन मुद्दों पे एक प्रकार से ये सरकार लगातार फेल हुई है। और उस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, लोगों का ध्यान किसी और भटकाने के लिए, चुनाव के जीतने के माध्यम के जरिए वो लगातार ये नॉन इश्यूज को उठा के, फिर वो सांप्रदायिकता का मुद्दा हो, देश का मुद्दा हो, धर्म का मुद्दा हो, इस प्रकार के मुद्दे उठा के एक प्रकार से इन नाकामियों से अपना ध्यान भटकाने का काम और चुनाव जीतने का काम बीजेपी करती है। एक ही उदाहरण मैं आप इसके ले दूंगा। आप देखिए, गाय का मसला पूरे देश में चल रहा है और गोरक्षकों की फौज जगह जगहों पे अपनी डंडेली चला रही है और उसके लिए अपनी फौज खड़ी की है। क्या जो गोरक्षा के नाम पे काम करने वाले लोग हैं, जो गोरक्षा की बात करती है, लंपी का बहुत बड़ा संकट आया जिसमें लाखों की तादाद में गाय अपनी जान गंवाई और बहुत नुकसान किसानों को भी हुआ। क्या गोरक्षक कोई सामने आया गायों की रक्षा करने के लिए?
लंपी से गाय बचाने के लिए कहीं पे आपने भाजपा के बड़े बड़े कैंप लगे हैं और जो गौ रक्षक हमारे किसानों पे हमला कर रहे थे, क्या वो आके उन्होंने कोई गायों के लिए कैंप लगाया? नहीं लगाएंगे। तो गाय बचाना ये बात नहीं है, गाय की राजनीति करना ये बात है। गाय तो किसान बचाते हैं, किसान के बच्चे गाय बचाते हैं, एक गौ रक्षक गाय नहीं बचाते, वो गाय का पॉलिटिकल जो है एजेंडा तो उसको लेके जाते हैं। तो ये है राजनीति, इसको किसानों के बच्चों ने समझ के अपनी भूमिका बनाने की जरूरत है। हम महाराष्ट्र में लगातार ये बात करते आए, जिसके चलते आप देखेंगे कि किसान के बच्चे सामने आए, किसान सभा में हो न हो सब इकट्ठा मिलके एक फार्मर स्ट्राइक हुआ 1 जून 2017 में, जिसमें तमाम संगठन जुड़े और बीजेपी के वहां के सरकार को 13 दिन तक वो लगातार फार्मर स्ट्राइक चला, सरकार को झुकना पड़ा और 2 बार कर्जा माफी सरकार को करनी पड़ी। पहले 34,000 करोड़ की, उसके बाद 18,000 करोड़ की जबरदस्त कर्जा माफी किसानों के इस आंदोलन के चलते देनी पड़ी। जो लॉन्ग मार्च निकला, जिसका जिक्र पूरे देश भर में हुआ, 40,000 किसान नासिक से मुंबई तक चल के आए। केवल किसान नहीं, जब भी किसान लॉन्ग मार्च मुंबई के और ठाणे के शहरों में जब गया और हमने जो अपील किया कि जो किसान के बच्चे हैं जो शहरों में रह रहे हैं, आज कृषि संकट है, किसान के बच्चे संकट में है, जात धर्म इसके परे जाके आओ और मदद करो। तो आपने देखा शहरों के हजारों की तादाद में लोग उमड़े और किसान के बच्चों के, किसान के माँ बाप के स्वागत के लिए पूरे ताकत के साथ आके एक एकजुटता दिखाई। हम कर सकते हैं। जात और धर्म के जो राजनीति है उसके परे जाके मानवता के हिसाब से बुनियादी मुद्दों पे आधारित एक जबरदस्त लामबंदी हो सकती है। मुझे लगता है ये 2 उदाहरण मैं आपको दूंगा कि जिसके चलते ये मार्ग तय हो सकता है। उसी प्रकार से हमें आगे बढ़ना होगा, बुनियादी मुद्दों पे आंदोलन खड़ा करते हुए, मानवता का आह्वान करते हुए, ये जो धार्मिक ध्रुवीकरण की जो राजनीति है उसको हमें परास्त करना होगा।